नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उड़ान अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और साथ ही साथ हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो लेक्चर चल रहे थे, जो सीरीज चल रही थी, उसके अगले भाग। दोस्तों, इससे पहले हमने भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार से बना, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो भाई संविधान सभा जिसने संविधान बनाया वो कैसे गठित हुई, उसने क्या-क्या काम किए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। हमारे संविधान की क्या-क्या विशेषताएँ थी, ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से आपके 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। जैसे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारे 2 टॉपिक प्रमुख रूप से रहेंगे। एक तो भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, ठीक? तो एक हो जाएगा भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, वॉरियस रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा कि जो संविधान सभा थी उसके बारे में उसकी आलोचना या उसकी प्रशंसा में जो है क्या-क्या पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक? अब जब हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं तो ये तो प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, या जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, या कोई भी आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका एग्जाम हो, वहां पर संविधान के स्रोत से जो है वो आपके प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो मेंस में एक क्वेश्चन होता है कि क्या भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, या क्या भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान की कार्बन कॉपी है। इस प्रकार के जो है वो आपके सवाल जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें आते हैं। तो जब हम उनकी चर्चा करेंगे तो यहाँ पर भी हमको उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ये बताएंगे ना कि भाई कार्बन कॉपी या उधार का संविधान क्यों कहा जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमको देखना है भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत, या भारत के संविधान के जो प्रावधान हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए। अब पहला सवाल तो दोस्तों ये उठता है कि ये हमने जो प्रावधान लिए हैं अलग अलग देशों से, ये हमने क्यों लिए हैं। हालांकि इसके पहले भी मैंने इस विषय पर आपसे बात की होगी, लेकिन आज फिर थोड़ा सा हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों। एक चलिए, एक चीज ध्यान रखना कि भाई अगर हम बात करें तो हम आजाद कब हुए भाई, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। उसके पहले लगातार अगर हम देखें तो मुगलों के बाद से अंग्रेजों ने शासन किया, मतलब हमको खुद का शासन चलाने का अनुभव नहीं मिला। अब जो भारतीय थे, ध्यान रखना कि भाई भारतीय मतलब हम बात करें तो जो आपकी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के बारे में ध्यान रखना। इस संविधान सभा को जो है ना वो संविधान बनाने का अनुभव नहीं था। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या नहीं था? संविधान बनाने का अनुभव नहीं था। और सिंपल बात है कि जिसको किसी चीज का अनुभव नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, वो रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ देखेगा, है ना? कि भाई अपना जो भी रेफरेंस वगैरह है कि कहाँ से हम चीजों को देखें। अब ध्यान रखना कि इसके लिए हमने क्या किया, संविधान सभा को क्योंकि अनुभव नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया भाई, 60 देशों से ज्यादा, है ना, ध्यान रखिएगा, 60 देशों से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा। ठीक, तो ध्यान रखना उनके संविधान को पढ़ा। और जब इस संविधान को उन्होंने पढ़ा तो इनको क्या समझ में आई कि भाई कौन कौन सी आपकी जो है उन देशों में कमी थी, या अगर हम बात करें कौन कौन सी उनकी नकारात्मक विशेषताएं थी और कौन कौन सी उनकी क्या थी भाई सकारात्मक विशेषताएं थी। आप क्या करते हैं, आपको अगर नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने का अनुभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप अलग-अलग सोर्सेस को देखेंगे, अलग-अलग नोट्स के सैंपल्स को देखेंगे, अलग-अलग लोगों के नोट्स को देखेंगे, जो आपके पहले बच्चे नोट्स बना चुके हैं, आप उनको देखेंगे। उससे आपको सीखने को मिलेगा कि हमको क्या गलती नहीं करनी है। तो हमने जब 60 देशों के संविधान को पढ़ा, तो उससे हमको लाभ क्या मिला, प्रॉफिट क्या मिला? तो पहला प्रॉफिट तो ये है
कि हमको ये जानकारी मिली कि हमको क्या गलती नहीं करनी। क्या मिला भाई पहला पॉइंट, क्या गलती नहीं करनी। दूसरा, कि दूसरा हमको क्या मिला कि कुछ सकारात्मक पॉइंट्स हमको मिले। उन सकारात्मक पॉइंट्स को हमने क्या किया कि भारत के अनुसार उसको क्या किया, हमने परिवर्तित किया। तो भारत के अनुसार उसको हमने क्या किया, परिवर्तित किया, और परिवर्तित करने के बाद उसको हमने भारतीय संविधान में स्थान दिया। तो भारतीय संविधान में हमने स्थान दिया। तो बस यही कहानी थी कि हमको नहीं था अनुभव संविधान कैसे बनना है, और हमने क्या किया कि जब संविधान बनाने गए तो हमने कई देशों के संविधान को पढ़ा। हमने देखा कि उनके संविधान में कौन-कौन सी ऐसी गलतियां या कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे समस्याएं पैदा हुई, और हमने उसको अपने संविधान से दूर रखा। बाकी उन देशों की कुछ अच्छी-अच्छी विशेषताएं जो भारत में लागू हो सकती थी, उनको हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या किया भाई, आपका लागू किया। और लागू करने के बाद हमने उसको अपने संविधान में शामिल किया। ठीक, तो ध्यान रखना, हमने एज इट इज शामिल नहीं किया। अब देखते हैं कि हमने किन किन देशों से क्या क्या लिया। तो ध्यान रखना कि दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मुगलों के बाद लगभग 200 सालों तक अंग्रेजी शासक के गुलाम रहे हैं। तो जब हम अंग्रेजी शासन के गुलाम रहे हैं लगभग 200-250 सालों तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो सिंपल बात है कि हमने उनकी व्यवस्थाओं को देखा। और जब हमने उनकी शासन प्रणाली, उसके गवर्नेंस सिस्टम को हमने देखा, तो हमको उसका क्या हो चुका था भाई, पर्याप्त अनुभव हो चुका था। एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए आप मानिए कि भाई, आपने अगर मान लीजिए किसी कंपनी में बहुत लंबे समय तक काम किया है, आपने कंपनी नहीं चलाई, पर आप उस कंपनी का एक हिस्सा थे, है ना? उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे, तो आपको उस कंपनी से जुड़ी हुई चीज़ों का, वहाँ जो मटेरियल बनता है उसका, बाकी चीज़ों का क्या हो जाएगा, पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर काम कर रहे हैं, किसी कैफ़े में आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कैफ़े खोलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को भले ही नहीं किया, लेकिन आपको उस काम को करने का क्या था, अनुभव था। ठीक उसी प्रकार से हमको, हमने खुद तो शासन नहीं किया, पर हमको ब्रिटिशों के शासन प्रणाली का अनुभव लगभग इन 200-250 सालों में हो चुका था। तो हमने क्या किया कि किसी नई व्यवस्था को ना अपनाते हुए, हमने अधिकतर जो प्रावधान उठाए, हमने अधिकतर जो प्रोविजंस लिए, वो कहाँ से लिए भाई, आपका ब्रिटेन से लिए। किससे लिए? ब्रिटेन से लिए। और ब्रिटेन में भी अगर कोई पूछ लेना कि भाई साहब कहाँ से लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम, तो ध्यान रखना, मैक्सिमम जो प्रोविजंस हमने लिए वो किससे लिए थे भाई, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया था। ठीक, तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम से हमने क्या किया था भाई, आपका बहुत सारे जो है वो प्रावधान सीधे उठा लिए थे। तो इस चीज को आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ब्रिटेन से हमने क्या-क्या व्यवस्थाएँ ली हैं, उन व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। कुछ के बारे में आपको जो कुछ शब्द आएँगे, उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक? ध्यान रखना, जैसे ब्रिटेन से हमने क्या-क्या लिया है, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमने ब्रिटेन से लिया है संसदीय शासन, या अगर हम बात करें, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जब संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे, तब हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पर आपको जो है वो जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि उसमें हमने सारी चीजें लगभग बताई हैं, सारे शब्दों को हमने एक-एक कर कर डिस्क्राइब बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा डीप में आपको पॉइंट्स नहीं बताऊँगा, है ना? बिल्कुल एक ऊपर से जो आपका लेयर्ड इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको देते हुए चलूँगा। तो संसदीय प्रणाली का मतलब होता है जहां पर हम शक्ति, जनता जो होती है, देखिए डेमोक्रेसी क्या हो गई, डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि जहां पर जनता शासन कर रही है। अब जनता दो तरीकों से शासन कर सकती है,
या तो प्रत्यक्ष करे, डायरेक्ट खुद रूल करे, या तो इनडायरेक्ट करे, है ना? मतलब इनडायरेक्ट कैसे? कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुने और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करे? शासन करे, अपनी सारी शक्तियां किसको दे दे? अपने प्रतिनिधियों को दे दे। अब अधिकतर देश जिनकी बड़े साइज है वहां पर डायरेक्ट रूल करना तो आसान नहीं है कि जनता सीधे रूल करे। तो जनता क्या करती है? अपनी जो पावर होती है ना, वो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को दे देती है। और जब अपने प्रतिनिधियों को देती है, तो वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? जनता के बिहाफ पर शासन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अब इस इनडायरेक्ट में भी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, या तो जनता किसी एक व्यक्ति को शक्ति दे दे, क्या करे? जैसे अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति को जनता ने क्या दे दी भाई? पूरी शक्ति दे दी। लेकिन भारत में अगर हम बात करें, तो भारत में हम किसी एक व्यक्ति को शक्ति नहीं देते हैं। हम कभी भी प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते हैं। वोट होता है लोकसभा के सदस्य के लिए होता है। तो भाई जिसके पास बहुमत मिलता है ना, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके उसके कुछ सदस्य मिलकर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और उस समूह के द्वारा देश का शासन किया जाता है। और जहां पर सिंपल ध्यान रखिएगा कि शक्ति जनता जो है ना, वो शक्ति किसी एक व्यक्ति को ना देकर एक समूह को दे, एक ग्रुप को दे। और वो ग्रुप किसके प्रति जवाबदार हो भाई? आपका एक जनता के प्रतिनिधियों के प्रति लिए जवाबदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संसदीय व्यवस्था कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हम कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कि भाई हमारे यहाँ सबसे ऊपर कौन होगा? कानून होगा, विधि होगी, लॉ होगा। तो रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। ठीक, इसके बाद विधायी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस। अब लीगल प्रोसेस क्या होती है? तो भाई साहब, लीगल प्रोसेस का मतलब होता है, या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है कि किसी भी आपका बिल या कानून को बनना, उसकी जो विधायी प्रक्रिया है, उसकी जो लीगल प्रोसेस है। जैसे कि कोई भी जो बिल या कोई भी कानून बनता है, तो सीधे कानून नहीं बनता है। सबसे पहले वो संसद के किसी एक सदन में आता है, या तो लोकसभा में आएगा, या तो राज्यसभा में आएगा। फिर वहां से पास होकर अगले हाउस में जाता है। और जब दोनों हाउस से पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, तो फिर वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है? हस्ताक्षर कर देता है, उसके बाद ही वो आपका बिल जो है ना, वो क्या बनता है भाई? एक्ट बनता है, कानून बनता है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, इसके बाद एकल नागरिकता, ये भी मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारे भारत में आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आपको अधिकार सरकार दे रही है, वो किस होने के नाते दे रही है? भारतीय होने के नाते दे रही है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन था। अब 2019 के बाद से वहां पर भी सिंगल सिटीजनशिप क्या हो गई है? लागू हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी जाएंगे, आपकी नागरिकता क्या होगी भाई? भारतीय होगी। तो आपकी सिटीजनशिप कैसी हो जाएगी? नागरिकता कैसी हो जाएगी? एक रहेगी। इसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली क्या होती है? तो भाई समझिएगा कि अगर हम देखें, तो सरकार में जो मंत्री परिषद होती है, लगभग उसमें 80 to 83 लोग होते हैं। अब समझिएगा, सबके साथ बैठक कर कर निर्णय लेना तो आसान नहीं है। इतने सारे लोगों को बुलाना, फिर उनसे बातें करना, फिर किसी बात पर निर्णय लेना, तो ये इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, निर्णय लेने में उतनी कठिनाई होगी। अब क्या होता है कि हर एक पार्टी में कुछ आपके बड़े नेता होते हैं, और उन बड़े नेताओं को देश की जो सरकार है, उस सरकार की प्रमुख मंत्रालयों को दिया जाता है। मतलब कुछ मंत्रालय उनको सौंपे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम बात करें भाई, होम मिनिस्ट्री हो गई। अगर हम बात करें तो भाई आपका डिफेंस हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, रेलवे मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। तो ऐसे कुछ बड़े-बड़े मंत्रालय होते हैं। तो कुछ बड़े-बड़े विभागों, मतलब अगर हम देखें,
तो मंत्रिमंडल एक पूरे मंत्रियों का समूह हो गया जिसमें लगभग 82 से 83 मेंबर भारत में होते हैं। इनके साथ निर्णय लेना कठिन होता है। तो क्या होता है कि जो सरकार के प्रमुख विभाग हैं उनके जो हेड होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रमुख विभाग रक्षा, वित्त, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, है ना, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हो गया, ये सारे जो आपके होते हैं ना, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये आपके सरकार के सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं और अधिकतर निर्णय यही आपके 10-12 लोग मिलकर लेते हैं। तो ये जो 10-12 लोगों का समूह होता है ना, मतलब पहले तो लोकसभा, लोकसभा के अंदर मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के अंदर भी सबसे पावरफुल मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? कैबिनेट कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, तब इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे बेहतर तरीके से। ठीक? तो ध्यान रखना, वो जो सिस्टम है कि हमने पावर केवल 10-12 लोगों का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी हमने मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को क्या देकर रखी है? पावर देकर रखी है। ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ये प्रावधान भी हमने लिया है आपका ब्रिटेन से। इसके बाद मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, जहां कहीं भी मंत्री परिषद नाम आए ना, सीधा समझिएगा सरकार। ठीक? तो मंत्री परिषद कौन है? जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चला रही है। इट मीन्स वही क्या है? आपका सरकार है। अब देखिए सरकार को चुना किसने? जनता ने। हमने चुनाव के माध्यम से किसी पार्टी को बहुमत दिया और उस पार्टी के लोगों ने मिलकर क्या बनाई? आपकी सरकार बनाई। अब ध्यान रखना कि अब वो सरकार, उसको भाई पावर किसने दी? जनता ने। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति क्या है? आपका उत्तरदायी है। पर ध्यान रखना कि अब ये तो संभव नहीं है ना कि वो हर एक जनता को जा जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए। तो अब क्या किया जाए भाई साहब? तो हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। अपने क्षेत्र के एक प्रतिनिधि को हमने चुना और वो प्रतिनिधि कहाँ बैठा है जाकर भाई? लोकसभा में या विधानसभा में। अब जो आपकी मंत्री परिषद है ना, वो आपकी संसद में जवाब देगी। अपने कार्यों के प्रति लोकसभा के प्रति क्या रहेगी? रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लोकसभा के प्रति क्यों? क्योंकि लोकसभा में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति भारत के किसी न किसी एरिया का और वहां की जनता का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए भाई जो सरकार होगी ना, अपने हर एक कार्य के लिए उस लोकसभा के प्रति क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी। और लोकसभा उसके लिए क्या करेगी भाई? लोकसभा उससे प्रश्न करेगी। जैसे आज आप देखते होंगे संसद की कार्रवाइयां जो चल रही हैं, तो उसमें क्या होते हैं? सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और लिखा है क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है समझना। हमने देखा कि मंत्री परिषद में लगभग 80 से मतलब आपके 80 टू 85 मेंबर्स होते हैं। अब मानकर चलिए कि रेलवे मिनिस्टर ने अगर कोई काम किया है, कोई निर्णय लिया है, तो उसके लिए अकेला रेलवे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनके किए गए किसी भी कार्य के लिए, भले ही उसके किसी एक व्यक्ति ने किया हो, मंत्री परिषद के किसी एक व्यक्ति ने भी कोई काम किया होगा, उसके लिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी मंत्री परिषद क्या होगी भाई? आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब कि अगर रेलवे मिनिस्टर कोई निर्णय ले रहा है या कोई आपका वो काम कर रहा है, तो उस काम के लिए पूरी मंत्री परिषद की सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, इसके बाद भाई परमाधिकार लेके हम पढ़ेंगे आपका आगे चलकर। ठीक? संसद के लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। जैसे आप देखेंगे सांसदों को कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे कि जब तक सत्र चल रहा होता है तब तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो सकती, और भी कुछ ऐसे विशेष अधिकार है, कुछ प्रिविलेजेस हैं। तो भाई ध्यान रखना कि वो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं, वो आपका हमने यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं। इसके बाद स्पीकर की भूमिका, है ना? स्पीकर भाई अगर हम बात करें तो भाई आपका जैसे लोकसभा में होता है ना स्पीकर, तो जैसे स्पीकर की भूमिका, कि स्पीकर जो है, जो चुना जाता है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पार्टी के पक्ष में निर्णय ना लेते हुए निष्पक्ष होकर क्या करे? काम करे।
तो स्पीकर की भूमिका जब हम लोकसभा पढ़ेंगे, तब हम इन पॉइंट्स को आपका जो है वो देखेंगे। अभी केवल मैं आपको वो पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूँ जो आगे चैप्टर्स में नहीं आने वाले। ठीक? तो स्पीकर की भूमिका हम पढ़ेंगे कि भाई जैसे हर लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, तो इनके क्या-क्या रोल होते हैं। इसके बाद द्विसदनवाद या जिसको कहा जाता है बायकैमरल सिस्टम, है ना? क्या कहा जाता है? बायकैमरलिज्म कहा जाता है या बायकैमरल सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे संसद में जो है वो एक ही सदन नहीं है, केवल लोकसभा नहीं है। लोकसभा के साथ-साथ क्या है भई आपका राज्यसभा भी है। मतलब कि भई संसद में ध्यान रखिएगा क्या होंगे भई आपके 2 हाउसेस होंगे। कितने हाउसेस होंगे? 2 हाउसेस होंगे। एक का नाम क्या होगा? राज्यसभा होगा, एक का नाम क्या होगा? लोकसभा होगा। और ये बाइकैमरल सिस्टम के देखिए कुछ प्रॉफिट भी हैं, कुछ लॉस भी हैं। जब हम संसद पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। पर ध्यान रखना बाइकैमरल सिस्टम हमने क्यों अपनाया? ये इसलिए अपनाया ताकि कानूनों की अच्छे से जाँच हो सके। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जल्दीबाजी में किसी पहले हाउस ने क्या किया हो आपका, जल्दीबाजी में कोई बिल पास कर दिया हो, उसमें कुछ खामी रही हो जो उसने नहीं देखा हो, तो दूसरा सदन बैठकर इत्मीनान से क्या कर सकता है भई आपका वो जो है खामियों को देख सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि भाई लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है, उसके कार्यों या उसके मनमाने निर्णयों को रोकने का काम सेकंड हाउस भी कई बार करता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, है ना? जैसे अगर हम बात करें भई जो लोकसभा होती है, ये लोकसभा हमको रिप्रेज़ेंट करती है मतलब भारत की जनता को रिप्रेज़ेंट करती है, प्रतिनिधित्व उनको करती है। और जो राज्यसभा होती है ना, ये राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जब हम संसद पढ़ेंगे, तब इसको हम और डीप में जो है चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक चलिए। तो ध्यान रखना कि भाई आपका जो है हमने ब्रिटेन से ये चीज़ें ली हैं। अब थोड़ा-सा एक चर्चा और करते हैं कि यहाँ से सवाल कैसे बन सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर हम इस पॉइंट से क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सर यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो ध्यान रखना पहला तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको एक साइड क्या दे दिया, प्रोविज़न दे दिया और दूसरी ओर क्या दे दिया, उस देश का नाम दे दिया कि कहाँ से हमने वो लिए हैं। और ये उल्टा भी हो सकता है कि देश का नाम देकर क्या पूछ दिया आपसे, प्रावधान पूछ लिया। दूसरा मल्टीपल टाइप में क्या बन सकता है कि आपको कोई 4 प्रावधान दे दें, ठीक? कोई से 4 प्रावधान दे दें और पूछ लें कि भई इनमें से कौन-सा किसी देश से नहीं लिया गया है। 3 उस देश से लिए गए होंगे, 1 नहीं लिया गया होगा। है ना? या पूछ ले कि भई आपको 4 ऑप्शन दे दूँ, पूछ ले इनमें से हमने इस देश से कौन-कौन सा लिया है? ए लिया है, बी लिया है, ए-बी दोनों लिया है, ए-बी-सी तीनों लिया है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दे। मैच द कॉलम में आपके पास सवाल आ सकते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपसे जो हैं वो बन सकते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं, अगला कौन-सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगर हम बात करें, तो भाई साहब हमने अमेरिका से क्या लिए हैं? तो हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो संविधान के कहाँ दिए हैं भाई पार्ट 3 में दिए हैं संविधान के भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं तो ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है ये हमने अमेरिका से लिया हुआ है तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं अमेरिका से लिए हुए हैं ठीक चलिए इसके बाद दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक पॉइंट कहीं भी ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी प्रोविज़न, है ना? कहीं पर लिख लो आप, क्या लिख लो, है ना? एक चीज़ कहीं पर लिख लेना कि भाई ऐसा कोई भी प्रोविज़न 1 सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ, है ना? चलिए। ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो किसको मजबूत बना रहा हो, ज्यूडिशरी को मजबूत बना रहा हो। ध्यान रखना कि भाई साहब क्या बताया मैंने आपको, ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसा कोई भी आपका प्रोविज़न जो क्या कर रहा हो, भई न्यायपालिका को क्या बनाता हो आपका, न्यायपालिका को मजबूत बना रहा हो, उसको इंडिपेंडेंट बना रहा हो, उसको फ्रीडम दे रहा हो, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा हो, वो सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं?
यूएसए से लिए हैं। इस पॉइंट को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी प्रावधान जो न्यायपालिका को, जो जुडिशरी को स्ट्रांग बना रहा है, वो सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं भाई, ध्यान रखना, अमेरिका से लिए हैं। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंसी या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि न्यायपालिका अपने काम को करते वक्त सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव और संसद मतलब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव से फ्री होकर काम करेगी। वो अपने कामों के प्रति ना ही सरकार को रिस्पॉन्सिबल है, ना ही संसद को रिस्पॉन्सिबल है। वो इंडिपेंडेंट होकर क्या करेगी, आपका काम करेगी। इसके लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे उनकी नियुक्ति के बाद कोई भी नेगेटिव परिवर्तन उसके सैलरी अलाउंस में नहीं किया जा सकता। इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन बनाई गई है। तो ऐसे कुछ प्रावधानों को शामिल कर कर जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है ना, इस न्यायपालिका को काम करने के लिए आज़ादी दी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहते हैं। जब हम कोर्ट पढ़ेंगे तब इसमें हम चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद अगला क्या है भाई, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक। न्यायिक पुनरावलोकन को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो समझना कि भाई जो लोग कहाँ बैठे हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं, ये जजेस कोई अंतर्यामी भगवान तो नहीं है कि इनके सामने केस आया, इन्होंने उस केस को देखा और उस केस को देखकर उनको ये ज्ञान हो गया कि भाई साहब ये जो है ना, ये क्या है, अपराधी है या ये अपराधी नहीं, ऐसा तो है नहीं। और वो निर्णय किस आधारों पर लेते हैं, वो निर्णय लेते हैं जो उनके सामने एविडेंस आते हैं, जो उनके सामने गवाह आते हैं, उन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर वो लोग क्या लेते हैं, आपका निर्णय लेते हैं। तो अब ये चीज ध्यान रखिए कि ये संभावना तो हो सकती है ना कि उनसे भी गलती हो, या अगर उनसे गलती नहीं हो रही तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जो एविडेंस या जो प्रूफ या जो गवाह उनके सामने रखे गए हों, उसमें कुछ खामियां हों, आगे चलकर उस केस में कुछ नया मोड़ आए या उससे संबंधित कोई नई जानकारी निकल कर आए, और उस जानकारी के बाद उस कोर्ट के डिसीजन, जो डिसीजन है वो क्या हो, उसको चेंज करना पड़े या चेंज करना चाहे। तो हमारे संविधान बनाने वाले लोग इस चीज से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया भाई, जुडिशियल रिव्यू को शामिल किया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दो मतलब है, देखो जुडिशियल रिव्यू के दो सेंटेंस हैं। पहला तो क्या कि कोर्ट अपने द्वारा दिए गए पहले के निर्णयों को बदल सकती है। कोर्ट अपने द्वारा दिए गए पहले के जो डिसीजंस हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनको चेंज कर सकती है, मतलब उनको रिव्यू कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा कि भाई अभी हमने पढ़ा कि जो सरकार, जो विधायी प्रक्रिया है ना, जो आपकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है कि पहले एक सदन में आएगा, फिर दूसरे सदन में आएगा, देन उसके बाद कहाँ जाएगा भाई, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसमें साइन होंगे, तब वो कानून बनेगा। तो ये एक पुनरावलोकन के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उसके पास एक और शक्ति ये है कि वो ये देखे कि ये पूरी प्रोसेस जो है, ये पूरी प्रोसेस आपकी ठीक तरीके से फॉलो हुई है या नहीं है, इसमें कोई लूप होल्स या गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी होगी तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो एक ये पॉइंट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट का जो हमने पद है वो हमने लिया है आपका अमेरिका से। इसके बाद अगर हम देखें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से ली है भाई साहब, ये भी हमने लिया है यूएसए से। ठीक, तो ध्यान रखना, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया की अगर आप चर्चा करेंगे ना भाई साहब, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से भी ज्यादा टफ प्रोसेस है कौन सी, किसी भी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो ध्यान रखना कि भाई इनको जो हटाने की प्रक्रिया है ये भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो जो भी प्रावधान जो कोर्ट को क्या कर रहा हो, मजबूत बना रहा हो, जो कोर्ट को पावरफुल बना रहा हो, वो सारे प्रावधान हम कहाँ से उठाएंगे, अमेरिका से उठाएंगे। इसके बाद ध्यान रखना भाई,
राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। अब इम्पीचमेंट क्या होती है? तो इम्पीचमेंट जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है ना। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति अगर मान लो कभी संविधान का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो संसद के अंदर एक रेजोल्यूशन या एक आपका जो है वो संकल्प चलाकर उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो जब संसद के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं भाई, आपका इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ये इम्पीचमेंट भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन से क्या-क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है, फिर हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, या अगर हम बात करें तो विधि का शासन। इसके बाद हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, विधायी प्रक्रिया ली है, सिंगल सिटीजनशिप ली है हमने, एकल नागरिकता ली है, मंत्रिमंडल प्रणाली हमने ली है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व हमने वहां से लिया है। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, स्पीकर की भूमिका, है ना, रोल ऑफ स्पीकर, और बाय कैमरल सिस्टम या द्विसदनवाद, ये सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स ले लिए हैं, फिर फ्रीडम ऑफ जुडिशरी ले लिया है, जुडिशियल रिव्यू ले लिया है, वाइस प्रेसिडेंट ले लिया है, एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस ले लिया है, एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारा हमने कहाँ से लिया, ये लिया भाई साहब यूएसए से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आपका इसके बाद आगे। चलिए, आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद अगली जो हम देखें देश, वो कौन सा है भाई, आयरलैंड। और आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो ध्यान रखना, आयरलैंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी। क्या है भाई आपका डीपीएसपी, चर्चा की थी हमने इसके बारे में। डीपीएसपी क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो क्या करते हो, राज्य जो भी आपकी पॉलिसी बना रहा है, चाहे वो कोई कानून हो, चाहे वो कोई योजना हो, चाहे वो कोई पॉलिसी हो, कोई स्कीम हो, उन तीन इन सबको बनाते हुए सरकार क्या करेगी, इन प्रोविजंस को देखेगी एक बार कि हमको इन प्रोविजंस को लागू करवाना है। तो कुछ इसमें जो आपका डीपीएसपी भाग 4 में है संविधान के, हम पढ़ेंगे इसको, इसमें आप देखेंगे कि कुछ मूलभूत सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे कि भाई राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए कि भाई सभी को समान अवसर मिल पाए, सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिल पाए, सभी को शिक्षा मिल पाए, ग्राम पंचायतों का गठन हो पाए। इसके बाद जो कमजोर समूह है उनको सरकार की ओर से कुछ सहायता दी जाए। तो ऐसे कुछ प्रावधान आप देखो ना, हर एक योजना कानून तो यही कर रहा है। तो ऐसे कुछ सिद्धांत, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, डीपीएसपी उनको कहा जाता है। और सरकार जो भी पॉलिसी, कानून या आपकी स्कीम्स निकालती है, तो उसको बनाते समय इन डीपीएसपी को क्या रखती है, ध्यान में रखती है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं भाई, आपका डीपीएसपी लिया है। राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, राष्ट्रपति का पद हमने लिया है, प्रेसिडेंट का जो हमने पोस्ट है वो हमने ली है कहाँ से भाई, अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस, है ना, निर्वाचन की पद्धति, ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने भाई साहब आपका आयरलैंड से। तो कुछ चीजें क्या रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे कुछ आपको प्रोविजंस मिलेंगे, जैसे कुछ प्रोविजन आपको किससे जुड़े हुए मिलेंगे भाई, राष्ट्रपति से जुड़े हुए मिलेंगे, है ना। तो कुछ प्रोविजंस आपको किससे जुड़े हुए मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट से जुड़े हुए मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रोसीजर्स आपको किससे जुड़े हुए मिलेंगे भाई, राज्यसभा से जुड़े हुए मिलेंगे। तो इनके बारे में ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें तो भाई राष्ट्रपति की पोस्ट हमने कहाँ से ली है, तो ये पोस्ट हमने ली है भाई साहब यूएसए से। इसके बाद लेकिन इनकी जो इलेक्शन की प्रोसेस है, ध्यान रखना, इनकी जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है, ध्यान रखिएगा,
आयरलैंड से ली है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो भाई यहाँ से हमने और क्या लिया है? तो यहाँ से हमने लिया है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन या मनोनयन। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई अब राज्यसभा के बारे में अगर कोई पूछे, भाई राज्यसभा में क्या होते हैं? दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। कुछ मेंबर्स को इलेक्टेड किया जाता है, जैसे राज्यसभा में वर्तमान में 245 मेंबर हैं। इन 245 मेंबर्स में क्या होता है कि 233 मेंबर्स को 233 मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू, भाई क्या होता है, चुनाव के थ्रू उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। बाकी 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन मतलब उनका चयन होता है। सरकार जो है वो राष्ट्रपति को कहती है कि भाई साहब इन 12 लोगों को ना इन इन 4 एरियो से चुनना है, ये नाम है। तो ये लोग बिना चुनाव लड़े इनको क्या होता है भाई राष्ट्रपति चुनता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मनोनयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? मनोनयन कहा जाता है। या इसी को क्या कहा जाता है? नॉमिनेशन कहा जाता है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ये हमने कहाँ से लिया है? तो ध्यान रखना, ये हमने लिया है आपका आयरलैंड से, है ना? तो ध्यान रखना कि मनोनयन हमने कहाँ से लिया है? तो मनोनयन हमने लिया है आपका आयरलैंड से। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आपका आगे। फिर अगला कौन सा है भाई? तो अगला ध्यान रखिएगा, अगला आपका जो देश है वो है कनाडा। अब एक चीज ध्यान रखना कि भाई मैंने आपको बताया कि जहां पर भी किसको, न्यायपालिका को मजबूत बनाया जाए, जुडिशरी को मजबूत बनाया जाए, वहां से हमने वो प्रावधान कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे प्रोविजंस ध्यान रखिएगा क्या भाई, आपके ऐसे प्रोविजंस या ऐसे प्रावधान जो क्या करते हो, ध्यान रखना, जो क्या करें कि भाई आपका सेंट्रल को, ठीक ध्यान रखना, सेंटर या अगर हम बात करें केंद्र को क्या बनाते हो आपका, मजबूत बनाते हो। ठीक, ध्यान रखना क्या करते हो भाई आपका, जो केंद्र को क्या कर रहे हो आपका, मजबूत बना रहे हो। ठीक, तो ध्यान रखना ऐसे सारे प्रावधान हम कहाँ से लेंगे? तो वो सारे प्रोविजंस हम लेंगे आपका कनाडा देश से लेंगे, कनाडा देश से लेंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसे प्रोविजंस जो क्या करते हो भाई आपका, जो सेंटर को मजबूत बनाते हो, वो सारे प्रोविजन हम कहाँ से लेंगे? वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो हम लेंगे आपका कनाडा से। अब देखो ये 2 पॉइंट ध्यान रखो, तो जहां भी न्यायपालिका मजबूत हो रही है, अमेरिका, जहां भी आपको लग रहा है कि इस प्रावधान से सेंट्रल मजबूत होता है, केंद्र सरकार मजबूत होती है, तो वहां क्या लगा दो भाई साहब, कनाडा लगा लो। जैसे अगर हम बात करें तो क्या है, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ, मतलब अगर हम बात करें तो पावरफुल सेंट्रल के साथ साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहां पर दो सरकारें हो, है ना, और उनके बीच क्या हो भाई, आपका शक्तियों का बंटवारा हो। जैसे भारत में दो प्रकार की मुख्य सरकारें हैं, है ना, एक हो गई आपकी केंद्र सरकार, दूसरे हो गए आपके राज्य, और इन दोनों के क्या है भाई, आपके अलग अलग काम है। तो ध्यान रखिएगा कि ये संघीय व्यवस्था हो गई जहां पर दो सरकारें हैं, और इन दोनों में अगर हम देखें, सेंट्रल और स्टेट को कंपेयर करें, तो भाई साहब मजबूत कौन है? सेंट्रल है। तो ये जो हमने लिया है ना कि भाई हमने फेडरल सिस्टम को तो अपनाया है, पर उसमें मजबूत किसको बना दिया हमने? केंद्र को बना दिया। ये प्रावधान कहाँ से लिया हमने? कनाडा से। तो मैंने आपको कहा कि जहां पर भी आपको ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि कौन मजबूत है भाई, केंद्र मजबूत है, सीधे क्या लगा दो, कनाडा लगा लो। इसके बाद फिर क्या लिखा कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। क्या लिख दिया कि भाई अवशिष्ट शक्तियां जो आपका रेसिड्यूरी पावर्स हैं, ये किसको दे दी भाई, आपका सेंट्रल को दे दी। मतलब समझिएगा कि हमने क्या किया, हमारे पास 100 काम थे, ठीक, हमने एक लिस्ट बनाई, हमारे पास क्या थे भाई, 100 काम थे। हमने कहा इनमें से 60 काम कौन करेगा, सेंट्रल करेगा, 40 काम कौन करेगा, स्टेट करेगा। पर कल को कोई नया काम भी तो आ सकता है ना,
भाई कल को कोई ऐसा सब्जेक्ट भी तो आ सकता है ना जिसका बंटवारा हमने किया ही ना हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को जो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया, पर कोई नया विषय आ गया जिस पर काम करना है, तो उस पर हमने पावर किसको दे दी भाई? सेंट्रल को दे दी। जैसे यूएसए में ये पावर किसके पास है? स्टेट के पास है, राज्यों के पास है कि कोई भी ऐसा विषय जो अभी तक हमारे संज्ञान या हमारे नॉलेज में नहीं था, अगर कभी वैसा विषय हमारे सामने आता है तो उसके संबंध में पावर किसके पास रहेगी? तो यूएसए में ये पावर स्टेट के पास होती है। हमारे देश में ये पावर, भारत में ये पावर किसको देता है संविधान? सेंट्रल को दे रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है भाई? सेंट्रल को मजबूत बना रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ध्यान रखना, राज्यपाल क्या है? हेड ऑफ द स्टेट, राज्यों का प्रमुख है। और राज्यों के प्रमुख के साथ साथ ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, या राज्य के प्रमुख के साथ साथ वो केंद्र का प्रतिनिधि भी है। तो उसकी नियुक्ति, मतलब समझ रहे हैं कि उस राज्य के प्रमुख की नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। अब वो राज्यपाल है जो उनके हर विधेयकों पर अनुमति देगा। जितने भी बिल, जितने भी कानून सरकार लेकर आएगी, उन पर लास्ट अनुमति कौन देगा? राज्यपाल देगा, तभी कानून बन पाएगा। जो आपका बजट है उसको फाइनली पास कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति शासन के लिए भी क्या कर सकता है? केंद्र सरकार को बोल सकता है, राष्ट्रपति बोल सकता है। तो समझिए कि जो राज्य का पावरफुल व्यक्ति है, जो मुखिया है, जो हेड है, उसकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। तो यहाँ पर केंद्र मजबूत हुआ ना भाई साहब। चलिए, इसके बाद ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि न्यायपालिका के अधिकतर प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। और वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी पावर है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 में ये पावर दी गई है सुप्रीम